अध्याय 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। बच्चों, इस लेसन का आज हम अध्ययन करेंगे। मुगल बादशाह में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे भारत के अंदर। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था और 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे और उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। यानी कि जो मुगल जो साम्राज्य था वो छिन्न भिन्न होने लगा था। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। और 1857 में जो 1857 में जो मुगल साम्राज्य जो सम्राट थे वो बहादुर शाह जफर सम्राट थे। जब उस समय जब अंग्रेजों का विद्रोह शुरू हुआ था, जब 1817 में अंग्रेजों का जो विद्रोह शुरू हुआ था, उस समय बहादुर शाह जफर भारत के मुगल सम्राट थे। तो 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया था। तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए क्या कर दिया था, मजबूर कर दिया था और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला था। अंग्रेज क्या है, जब शुरू में आए थे तो वो क्या है, छोटे छोटे व्यापारिक संगठन व क्षेत्र प्राप्त करने में रुचि रखते थे। सबसे पहले अंग्रेज अकबर के ज़माने में आए, उसके बाद उन्होंने जहांगीर और शाहजहाँ आदि से उन्होंने अपने व्यापार के लिए फरमान प्राप्त किए। बाद में धीरे धीरे वह क्या हो गए कि हमारी जो राजनीति के रूप में उन्होंने दखल करना शुरू कर दिया और वह शक्तिशाली होने लगे और वो धीरे धीरे शक्तिशाली क्षेत्र के मालिक बन गए। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 ईस्वी में यूरोप से जो आई थी, उसने सबसे पहले वहाँ के ब्रिटेन की महारानी थी रानी एलिजाबेथ प्रथम से उसने एक घोषणा पत्र प्राप्त किया, अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी का पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड का कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होल्ड नहीं कर सकती थी, यानी कोई दूसरी कंपनी इस इलाके में आकर वो व्यापार नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी और वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था, लेकिन वह दूसरों को भारत में प्रवेश करने से रोक दिया था। उसने इस घोषणा पत्र से क्या किया था, उसने दूसरे को रोक दिया था। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरे यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजार में आने से नहीं रोक सकते थे। यानी कि जो ब्रिटेन के थे तो ब्रिटेन के व्यापारी तो नहीं आ सकते, पर उसके आसपास जो दूसरे देश के जो व्यापारी थे या व्यापारी जो जो संस्थाएं थी या कंपनियां थी वो तो भारत में, जब तक इंग्लैंड जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए कैंप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक क्या हो गए, पुर्तगीज जो गोवा में पहले खुद को स्थापित कर लिया। वास्को डी गामा 1498 में भारत की खोज कर ली। अब हम इसको भारत की खोज उन्होंने पुर्तगीज ने कैसे की, इन्होंने जो अंग्रेज और पुर्तगीज आए थे, तो सबसे पहले अपन इसमें देखते हैं कि यहाँ से ये जो सारे यहाँ पर आए थे, तो ये जो डैश चल रहा है, ये जो डैश वाली चल रही है, ये जो रेड लाइन इस रेड लाइन को आप देखोगे तो ये जो आई रेड लाइन, ये सारे पुर्तगीज आ गए। फटाफट पुर्तगीज उन्होंने पहले अंग्रेजों से पहले आ गए, जबकि अंग्रेज जो आए थे वो ये डैश जो लाइन चल रही है वो कैंप ऑफ गुड पर आए थे और फिर उसके बाद वो भारत में उन्होंने आए थे। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में डच संभावनाएं तलाश रहे थे और फ्रेंच भी आए थे। इन कंपनियों की मांग क्या थी कि विभिन्न देशों के सभी व्यापारियों ने समान वस्तुओं की मांग की थी। जब ये भारत में आए तो इन्होंने क्या किया, सभी वस्तु जो थी उन्होंने क्या किया, एक समान मांग की थी।
यानी कि सभी व्यापारियों को शुद्ध कपास, रेशम, काली मिर्च, लवंग, इलायची और दालचीनी, जिनको क्या मांग थी। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहले वह इंग्लिश फैक्ट्री 1651 हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी की व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था।